हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि 6th सेमेस्टर के हिस्ट्री के बीए प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एसओएल के स्टूडेंट हो, एनसीवैब के स्टूडेंट हो, या फिर वो सभी स्टूडेंट्स रेगुलर कॉलेज में किसी भी कॉलेज के अंदर पढ़ते हो, बस उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे फ्रेश, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट है और ये आप सभी का जो नया सिलेबस आया है इसके अंदर 8 आप लोगों के चरण बताए गए हैं। इस 8 चरण के अकॉर्डिंग ही हम आप सभी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। आप सभी की फाइनल डेट शीट आ चुकी है, तो नाउ यहाँ पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो आनी स्टार्ट हो गई है। प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी रोजाना की हमारी जो भी वीडियोस है उसका एक्सेस फ्री में कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात तो शीत युद्ध का जो विस्तार का चरण है वो कितने वर्षों का है? सिर्फ पहला चरण जो है वो 3 वर्षों का है, वो 1947 से 50 तक का है। आज हम सिर्फ एक घटना के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत बड़ी है, और ये घटना ना केवल एक अकेला पॉइंट है बल्कि अपडेटेड कंटेंट है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें छुपी है, जब आप इसको लिखेंगे तो अच्छी तरीके से मेंस लेवल तक के आंसर में आप लोगों को हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो इस पॉइंट को अगर देखेंगे तो भाई युद्ध उपरांत का मतलब है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद में शांति प्रक्रिया का टूटना। आप सभी को पता है कि भाई 1939 से लेकर 1945 तक क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे देश ऐसे थे जिनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई, और बहुत सारे ऐसे देश थे जो पहले ताकतवर थे तो वो कमज़ोर हो गए, और इसके बाद में युद्ध के बाद में देशों के बीच में शांति प्रक्रिया स्थापित करने की बात हुई। लेकिन हम देखते हैं कि 1947 से ही शीत युद्ध शुरू हो जाता है। शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के उत्पन्न होने के क्या कारण थे, इससे रिलेटेड हमने आप लोगों के लिए वीडियो पहले ही बना दी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो आप कृपया वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो आप सभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तभी आप लोगों को वो समझ में भी आएगा जो आपके सामने चल रहा है। तो आप सभी को पता है कि शीत युद्ध के दौरान में 2 महाशक्तियाँ थी, एक और तो यूएसए थी, अमेरिका थी, और दूसरी ओर आपका यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत यूनियन या सोवियत संघ कहते हैं। ये 2 महाशक्तियाँ थी और दोनों के बीच में जो शांति प्रक्रिया है ये इसका टूटना दिखता है। हम यूएसए को अकेला नहीं देखेंगे, इसके साथ में हम जो फ्रांस और ब्रिटेन 2 देश और हैं इसको भी आप इसके साथ पश्चिमी गुट के साथ जोड़कर देखेंगे। दूसरे विश्व युद्ध की जैसी समाप्ति होती है इसके बाद में सोवियत संघ और पश्चिमी देश, सोवियत संघ के अंदर आपको पता है कि 15 देशों के गणराज्य से मिलकर सोवियत संघ बना था, और पश्चिमी देश विशेषकर 3 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सभी की सेना यूरोप के विभिन्न ठिकानों पर थी। अब आप बोलेंगे कि भाई इनकी सेना यूरोप के अलग अलग देशों में अलग अलग ठिकानों पर क्या कर रही थी? तो जब युद्ध चल रहा था तो अलग अलग देश आपस में लड़ रहे थे। उस समय अमेरिका, ब्रिटेन की जो फ्रांस की जो सेना थी वो मित्र राष्ट्रों की ओर से यूरोप के अलग अलग भागों में थी, और इसी वजह से उस समय एक बात कह दी गई थी जैसे युद्ध खत्म हुआ था कि भाई जिस देश की जहां पर भी सेना है वो अपनी सेना वहां पर तैनात रख सकता है। आप सभी को ये चीज़ याद रखना है। और ये निर्धारण कब किया गया? जब याल्टा सम्मेलन हुआ। याल्टा सम्मेलन में क्या हुआ कि यह स्वीकार कर लिया गया कि दोनों पक्ष की जो सेना है, पहला पक्ष अमेरिका के साथ के देश यानी ब्रिटेन, फ्रांस जो मित्र राष्ट्र के हैं, और दूसरा पक्ष जो है वो सोवियत संघ का है, वो अपनी जो सेनाएं हैं वो दूसरे देशों पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, और दोनों पक्ष एक दूसरे को लेकर सैनिक से बाहर निकालने की, खदेड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ये याल्टा सम्मेलन के अंदर बात स्वीकार कर ली गई थी। अगर हम देखें कि ये समझौता जो है परोक्ष रूप से या डायरेक्टली रूप से जो है वो एशिया पर भी क्या होता है, लागू किया गया था, और जापान पर अमेरिका के नियंत्रण में, साथ ही साथ कोरिया के विभाजन में इसी समझौते में क्या कर दी गई थी, स्वीकृति दे दी गई थी कि भैया अमेरिका जो है वो जापान को अपने नियंत्रण में रख सकता है, जापान की जो सैनिक व्यवस्था है वो अमेरिका की जिम्मेदारी है। इसके अलावा कोरिया की विभाजन की बात हो गई थी। कोरिया विभाजन के बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, बस यहाँ पर अब आपको ये समझना है कि भाई कोरिया के विभाजन की बात भी यहाँ पर हो गई थी। इसके बाद में राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार जो याल्टा समझौता था वो युद्ध के बाद में यानी युद्ध के उपरांत यथास्थिति का एक समझौता था, यानी युद्ध के बाद जो स्थिति थी उसके बीच में तनाव ना उत्पन्न हो जाए देशों के बीच में, उसके लिए समझौते इसके अंदर किए गए थे। अगर हम देखें तो यूरोप में लगभग
अगर हम यूरोप को पूरे यूरोप को 3 हिस्सों में बांटे तो एक हिस्सा उसका ऐसा था, यानी 1/3 पार्ट। आपको मैथ थोड़ा आता है तो आप 1/3 समझ सकते हैं, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि पूरे यूरोप को 3 वर्गों में विभाजित किया जाए, तो जिसमें से एक भाग ऐसा है, 3 भागों में विभाजित किया जाए तो एक भाग तो सोवियत संघ के पास था और 2 भाग जो थे मित्र राष्ट्रों के पास थे। तो भाई याल्टा सम्मेलन में पूर्वी देशों को सोवियत संघ के नियंत्रण में अधीन में सौंपा गया, यानी जो यूरोप का जो पूर्वी पोर्शन है, ईस्टर्न पोर्शन है इधर का, तो वो यूरोप को आपने 12th क्लास के मैप में, आपने बुक के मैप में देखा होगा कि भाई वहाँ पर किस तरीके से आप इसके अंदर देखेंगे जो पूर्वी यूरोप का पोर्शन है वो पूरा का पूरा सोवियत संघ के नियंत्रण में रहता है और धीरे धीरे वो साम्यवादी दल की सरकार वहाँ पर धीरे धीरे स्थापित भी होने लगती है। युद्ध के बाद में केंद्रीय और पूर्वी यूरोप में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हो गए। पूर्वी यूरोप यानी सोवियत संघ का कंट्रोल था, यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था थी, और केंद्रीय और पश्चिमी जो पोर्शन था उस जगह पर आपका पूंजीवाद काफ़ी ज़्यादा विकसित था, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतभेद का कारण बना। और अगर आप देखेंगे कि 2 महायुद्ध हुए यानी 2 विश्व युद्ध हुए, इस युद्ध में लगभग 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 30 साल में अगर हम देखें तो 2 बार ये युद्ध जो है वो हो चुका था, 2 विश्व युद्ध। और युद्ध का मेन कारण अगर देखें तो जो जर्मनी है उसको जिम्मेदार ठहराया गया, और जर्मनी को लेकर भी जो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के अलग अलग दृष्टिकोण थे। अमेरिका का कहना था कि जर्मनी को हमें विकसित करना चाहिए, तो वहीं सोवियत संघ जो है उसका कहना था कि जर्मनी को विकसित नहीं करना चाहिए, क्योंकि 30 सालों में 2 बार पोलैंड के रास्ते जो जर्मनी है उसी ने ही रूस पे हमला किया है। और जो रूस की जो लाल सेना है, लाल सेना वर्ड आप लोगों के लिए यूज़ होगा तो आपको याद रखना है, लाल सेना रूस की सेना के लिए कहा गया है। तो लाल सेना यानी जो रूस की सेना है वो पोलैंड को अपने नियंत्रण में एक तो कंट्रोल में रखना चाहती थी, और ये भी चाहती थी कि जर्मनी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाए ताकि वो कभी भी दोबारा किस पे हमला ना कर सके, सोवियत संघ या उसके प्रदेशों पर कभी भी हमला ना कर सके। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में दूसरी तरफ 1945 में अमेरिका में नए राष्ट्रपति आते हैं जिनका नाम था ट्रूमैन। अब भाई ट्रूमैन ने अपनी एक सिद्धांत भी दिया था जिसको ट्रूमैन का सिद्धांत कहते हैं। मैं डीप से हर एक पॉइंट के बारे में बात करूंगा, एक एक टॉपिक को आपको इतना एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि आपको कोई भी अलग यूट्यूबर या कोई भी आपको टीचर इतना नहीं समझाएगा क्या था हर एक चीज़ के बारे में। बट जो पॉइंट जहाँ पर आप लोगों को समझाए जा रहे हैं उसको कृपया अच्छे तरीके से देखिए, पूरा देखिए, और अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि वहाँ पर आप सभी के लिए एग्जाम टाइम पे अगर हमसे कोई हेल्प होगी तो हम ज़रूर करेंगे आप लोगों के लिए। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि भाई जैसे ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनते हैं जिनका नाम ट्रूमैन था, और युद्ध के बाद में यूरोप में अगर हम देखें तो जैसे ही ट्रूमैन का कार्यकाल खत्म हुआ तो इसके बाद में तो एक चीज़ देखिए, जो रूजवेल्ट थे, रूजवेल्ट का जैसे ही कार्यकाल खत्म होता है तो ये रूजवेल्ट के कार्यकाल खत्म होने के बाद से ही आगे ट्रूमैन जो है अगले अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, और उन्होंने अपनी जो योजना है वो उनसे भी ज़्यादा अग्रेसिव रखी। इन्होंने अगर हम देखें शीत युद्ध को बढ़ाने में अगर किसी का काम रहा तो वो रूजवेल्ट का ही रहा था। उनके मुख्य विशेषता क्या थी कि भैया उन्होंने कहा था कि भाई प्रत्येक राष्ट्रों में आत्मनिश्चय लेने का अधिकार होना चाहिए, और वहीं सोवियत संघ इस चीज़ को मना करता था। कहता था कि सोवियत संघ कहता था कि भैया राज्यों को आत्मनिर्णय लेने के अधिकार तो होने चाहिए परंतु राज्यों को संघ बना देना चाहिए, यानी उनमें एक केंद्रीय सत्ता होनी चाहिए, और वो केंद्रीय सत्ता क्या करेगी, वो सभी पर कंट्रोल रखेगी और सभी के लिए सारी व्यवस्थाएं वही करेगी। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इससे ठीक विपरीत था। अमेरिका कहता था कि सबको निजी अधिकार ज़्यादा होने चाहिए और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता होनी चाहिए, और ये जो आत्मनिर्णय लेने का अधिकार है वो पोलैंड के साथ भी होना चाहिए। ये किसका कहना था, ये कहना था अमेरिका के साथ के सहयोगी देशों का। इसके अलावा जो बाल्कन देश हैं, आपको बाल्कन देशों के बारे में पता होगा, एक दिन में मैं आपको वर्ल्ड वॉर के अंदर ही मैप स्टडीज़ करवाऊंगा, बाल्कन प्रदेश कौन से होते हैं, कौन से और भी प्रदेश हैं, तो वो सारे के सारे प्रदेश मैं आपको बताऊंगा। बाल्कन प्रदेश पे भी ये व्यवस्था लागू करने की बात करी थी। इसके बाद में आगे देखेंगे कि भाई यूरोप का जो पूंजीवादी ढांचा था उसके निर्माण के बारे में बात अमेरिका कर रहा था या उसके पक्षधर में था, और अमेरिका बार बार ही पूंजीवाद के विस्तार के लिए कई नए सारे संगठन या नए नए देशों को अपने गुट में शामिल करने धीरे धीरे स्टार्टिंग कर रहा था। अगर आप देखेंगे कि भाई युद्ध के बाद अमेरिका लगभग ऐसा एक लौता देश बचा था जो 50% दुनिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उस पर कंट्रोल किसका था, अमेरिका का था। तो 50% औद्योगिक उत्पादन अकेला अमेरिका कर रहा था, और इसके साथ साथ उसके पास में परमाणु बम भी था। परमाणु बम होने की वजह से दुनिया पर वो धौंस दिखाता था, और कहीं ना कहीं सोवियत संघ पर भी वो आक्रमण करने की संभावना उसकी हमेशा रहती थी। परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि
जापान पर जब 1945 में परमाणु बम गिराया गया था तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई थी। इस निंदा के कारण ही अमेरिका परमाणु बम का उपयोग नहीं कर रहा था। वहीं अगर हम देखें 1945 के बाद में यूरोप में साम्यवादी विचारधारा काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई, बहुत ज़्यादा लोग इसे पसंद करने लगे और रूस की जो लाल सेना है वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में उसे प्रशंसा मिलने लगती है। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि यूरोप के जो सैनिक थे वो रूस के सैनिकों को इसलिए पसंद करने लगे थे, यूरोप के जो लोग थे रूस की सेना को इसलिए पसंद करने लगे थे क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल भी नहीं थे, परंतु इन्होंने युद्ध में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इसके अलावा साम्यवाद का प्रसार होने लगा था। देखेंगे आप बेल्जियम, इसके अलावा फ्रांस, इटली, चेकोस्लोवाकिया, फिनलैंड, इन सब के चुनावों में अगर आप देखोगे तो साम्यवादी दल को बढ़त मिल रही थी, यानी साम्यवादी इवन फ्रांस तक में, जो कि साम्यवादी खुद ही विरोधी था। इसके अलावा चीन, लैटिन अमेरिका और इसके कई ऐसे देश थे जो कि भारत के साथ जो इसके सपोर्टिव थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोवियत संघ ने क्या किया, अपने आप को महाशक्ति बनाने के लिए दूसरे देशों को आर्मी के रूप से हेल्प करनी शुरू कर दी। आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है, उत्तरी ईरान में क्या हुआ था कि भाई अमेरिका चाहता था कि भैया यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो, परंतु सोवियत संघ ने वहाँ पर पहले अपने सैनिक आर्मी वहाँ पर भेजता है। ये ईरान वाला पोर्शन जो है मैं आपको आने वाली वीडियोस में अच्छी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर अभी आपको इतना समझना है कि ईरान पर सोवियत संघ की सेना थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इसके बाद से सोवियत संघ पहले तो अपनी सेना वहाँ से हटा नहीं रहा था ईरान से, और जब उसने हटाई भी वहाँ पर से अपनी सेना तो दोबारा से वहाँ पर क्या है कि ईरान की सेनाओं ने उस पूरे पोर्शन पर कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से ईरान पर भी कहीं ना कहीं साम्यवादी देश होने का कहीं ना कहीं दाग लग जाता है। या फिर अमेरिका, आप आगे देखोगे कि अमेरिका किस तरीके से ईरान को पूंजीवादी देश बनाने के लिए काफ़ी पैसे भी खर्च करता है। आप सभी के लिए मार्शल योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्शल योजना मैं आप सभी को आगे बताऊंगा, लेकिन आज हमने देखा कि शांति की कई सारी परिस्थितियां बनी परंतु वो सब भंग हो गई। उसका मेन रीज़न क्या था कि भाई अमेरिका कई बार अपनी सेनाओं का विस्तार कर रहा था, सोवियत संघ अपनी सेनाओं का विस्तार कर रहा था, सोवियत संघ ज़्यादातर देशों को अपने गुट में शामिल करना स्टार्ट कर लेता है। अब हम मार्शल योजना के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसमें आपने देखा कि कई सैनिक वार्ताएं थी जो वो भंग हुई, या फिर जो सैनिक समझौते होने चाहिए थे वो सैनिक समझौते नहीं हो पाए देशों के बीच में। और उसके पीछे मेनली रीज़न अगर हम देखें तो मेनली रीज़न उसका यही था कि भाई अमेरिका अपनी व्यवस्था को ज़्यादा फैलाना चाहता था, सोवियत संघ अपनी व्यवस्था को ज़्यादा फैलाना चाहता। चलिए, आई होप आज की इस वीडियो से आप लोगों को वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।